अनुच्छेद 76 में क्या है तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 महान्यायवादी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और हटाना राष्ट्रपति, और वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है, यानी कि वेतन भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है। भारत का प्रथम विधि अधिकार, यानी कि कानूनी अधिकार और कानूनी सलाहकार, भारत का वकील महान्यायवादी, यानी कि भारत सरकार का वकील कौन है तो महान्यायवादी। प्रथम महान्यायवादी कौन थे तो MC शीतलवाड़ थे। और वर्तमान में देख लेना एक बार, वेणुगोपाल तो, और प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़, और सर्वाधिक कार्यकाल वाले ही MC शीतलवाड़ थे। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 क्या कहता है तो महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का नेता नहीं होता है, यानी कि महान्यायवादी क्या नहीं होता है तो महान्यायवादी किसी भी सदन का नेता नहीं होता है, यानी कि महान्यायवादी किसी भी सदन का नेता नहीं होता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है, यह बात अनुच्छेद 88 कहता है, यानी कि लेकिन मतदान करने का अधिकार भी नहीं है, और संसद का नेता किसी भी संसद का नेता नहीं होता है, अनुच्छेद 88 कहता है, और यह मतदान भी नहीं कर सकता, अनुच्छेद 88 कहता है। अब राज्य विधानमंडल काटना है तो राज्य में विधानमंडल में महाधिवक्ता होगा तो उसमें 89 जोड़ देना, 89 जोड़ने पर वो निकल जाएगा। अनुच्छेद 77 समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती हैं, यानी कि राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती हैं। और वो अनुच्छेद 53 क्या कहता है तो समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं थे। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है राष्ट्रपति में नहीं थे, समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं थे, यानी कि यह तो कहता है कि समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं थे, और जबकि यह कहता है कि समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है। यह कौन कहता है तो अनुच्छेद 77 कहता है। अनुच्छेद 77 क्या कहता है, अनुच्छेद 77 क्या कहता है तो समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती हैं, यानी कि समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की नींव राष्ट्रपति करता है, यानी कि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की नींव कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सूचना देगा राष्ट्रपति, और ये देख लेना, ये रहा सही लिखा हुआ, यानी कि मंत्रिपरिषद में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, मंत्रिपरिषद में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनकी सूचना PM राष्ट्रपति को देता है। और अतः हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी PM है, यानी कि राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी PM है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच की कड़ी ये देख लेना, मुख्यमंत्री होता है, और 76 में 89 जोड़ने पर 165 राज्य वाला निकल जाएगा, 165 जोड़ने पर। PM के कर्तव्य क्या है, यानी प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है तो संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है, संसद के सचिवों की नियुक्ति कौन करता है, संसदीय सचिवों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री करता है, और विदेश नीति का प्रवक्ता भी प्रधानमंत्री होता है, यानी कि यह तो सबको आ जाएगा कि विदेश नीति का प्रवक्ता और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री करता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है, और संसदीय सचिवों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 111 किसी भी विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति करता है तभी कानून बनता है, यानी कि किसी भी विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर किसके होंगे तो अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होंगे तभी कानून बनेगा। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं। 3 विकल्प कौन कौन से हैं तो विधेयक, यानी कि बिल को विधेयक कहते हैं, विधेयक पर हस्ताक्षर करके कानून बना दे। पहला है 3 विकल्प होते हैं कि तो साइन कर दें, या किसी भी विधेयक को एक बार लौटा सकता है लेकिन फिर से लौटाने के लिए बाध्य होगा, यानी कि फिर से लौटाने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। इस पर हस्ताक्षर पर समय अवधि निश्चित नहीं है, जिसे अपने पास रख ले तो जिसे जेबी वीटो कहते हैं, यानी कि इस पर हस्ताक्षर पर समय अवधि निश्चित नहीं है, यानी कि समय अवधि निश्चित नहीं है जिस पर अपने पास रख ले जिसे जेबी वीटो कहते हैं, यानी कि जेबी वीटो का पालन कर सकता है राष्ट्रपति। और किसी भी विधेयक को
एक बार लौटा सकता है और हस्ताक्षर करके कानून बना सकता है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश, अध्यादेश यानी कि कानून लाना, अध्यादेश। और अध्यादेश अस्थायी कानून है जिसकी अधिकतम अवधि कितनी है, तो जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह है, यानी कि अध्यादेश एक अस्थायी कानून है। अध्यादेश क्या है, तो अध्यादेश एक अस्थायी कानून है, अस्थायी कानून है जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह है। संसद का सत्र शुरू हो जाने पर अध्यादेश की अवधि ये अधिकतम अवधि 6 सप्ताह, यानी कि संसद का सत्र शुरू हो जाता है फिर 6 सप्ताह ही हो जाएगा। जब संसद का सत्र चल रहा नहीं रहा है, विश्रांति काल, तब कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है, तब राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिसकी अधिकतम 6 माह है, यानी कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, यानी कि विश्रांति काल में 6 माह कर सकता है विश्रांति काल में। जब संसद का सत्र शुरू हो जाता है तो इसे 6 माह के भीतर पास करना अनिवार्य है, यानी कि जब संसद का सत्र चल जाए, सत्र शुरू हो जाता है, यानी कि शुरू हो जाता है, तब इसे 6 माह के भीतर पास करना अनिवार्य है। धन विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति करता है। अगर यह पास नहीं होता है तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, यानी कि यह पास नहीं होता है तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। संसद का सत्र, अध्यादेश। धन विधेयक से संबंधित शक्तियाँ, वित्तीय शक्ति। धन विधेयक किसके नाम से आता है, तो अनुच्छेद 110 कहता है कि राष्ट्रपति के नाम से धन विधेयक आता है। धन विधेयक किसके नाम से आता है, तो अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक राष्ट्रपति के नाम से आता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, यानी कि धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत होता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति से आता है, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आता है। धन विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है, तो धन विधेयक को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। धन विधेयक को धन विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है, तो धन विधेयक को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। धन विधेयक को कौन परिभाषित एवं प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित करता है, तो धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष परिभाषित एवं प्रमाणित करता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को परिभाषित, प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित करता है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है, तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है, तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर कौन करता है, तो धन विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति करता है, यानी कि अंतिम हस्ताक्षर कौन करता है धन विधेयक पर, तो अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति करता है। धन विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर कौन करता है, तो धन विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति करता है। धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा में वित्त मंत्री धन विधेयक को प्रस्तुत करता है, यानी कि धन विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा में ये होगा और लोकसभा में वित्त मंत्री धन विधेयक को प्रस्तुत करता है। धन विधेयक नए कर लगाना, पुराने कर हटाना, यानी कि धन विधेयक का अर्थ नए कर लगाना, पुराने कर को हटाना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, यानी कि आय व्यय का लेखा जोखा रखना, नए कर लगाना, पुराने कर हटाना व आय व्यय का लेखा जोखा रखना। सैन्य शक्ति क्या है, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति देखते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। विदेशी शक्ति विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी कि विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है, तो विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो देश ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं वहाँ राजदूत का पद नहीं होता है, बल्कि वहाँ हाई कमीशन का पद होता है। नोट, विदेशी प्रवक्ता PM है। विदेशी प्रवक्ता तो प्रधानमंत्री है, जबकि विदेशों में राजदूत याद आते हैं। विदेशों में राजदूत राष्ट्रपति और विदेशी प्रवक्ता PM है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो देश ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं वहाँ राजदूतों का पद नहीं होता है, बल्कि हाई कमीशन का पद होता है। नोट, विदेशी प्रवक्ता PM है। न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 72 कहता है न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति मृत्युदंड संहिता किसी भी सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है या अन्य सजा में परिवर्तित कर सकता है। इसे समाधान शक्ति कहते हैं। समाधान शक्ति PESU पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसका पूर्ण फॉर्म बताइए। PESU पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। परामर्शदात्री शक्ति 143, परामर्शदात्री शक्ति कौन सी है, तो 143 राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक विषय पर
और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। माना कि इन्होंने परामर्श दे दिया तो राष्ट्रपति मानने के लिए योग्य नहीं है, कि योग्य भी कौन नहीं राष्ट्रपति, यानी कि परामर्श दे दिया तो भी राष्ट्रपति मानने के योग्य नहीं है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की। आपातकालीन शक्ति 392 में यह बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया, यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल में 352 में तो यह बाह्य आक्रमण यानी कि बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर करता है, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर करता है, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर घोषणा करता है बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह की 352। इसको 1 माह के भीतर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास करना जरूरी है, कि 2/3 बहुमत से पास करना जरूरी है। पास हो जाने पर 6 माह तक लग जाएगा। संसद इसे 6 माह करके आगे बढ़ा सकती है, यानी कि 6 माह तक लग जाएगा। 2/3 बहुमत से पास करना जरूरी 2/3 बहुमत से पास करना जरूरी है। राष्ट्रपति आपातकाल 358 में 19(1) की स्वतंत्रता निलंबित हो जाएगी, यानी कि 358 क्या कहते हैं कि 358 कहते हैं कि 19(1) की स्वतंत्रता निलंबित हो जाएगी। अनुच्छेद 359 कहता है कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग होने पर मूल शेष अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा। केवल अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होंगे, यानी कि अनुच्छेद 359 कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग होने पर शेष मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल अब तक 3 बार लगाया गया। राष्ट्रपति आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया? तो राष्ट्रपति आपातकाल 3 बार लगाया गया। 26 अक्टूबर 1962 में इस समय राष्ट्रपति राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पहली बार किसके नेतृत्व में लगा? तो प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे, आपातकाल लगा तो, और राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। और 26 अक्टूबर 1962 में लगा। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? तो 26 अक्टूबर 1962 को लगा। 26 अक्टूबर 1962 को लगा। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और कारण भारत चीन युद्ध था। इस कारण से प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा, जिस समय राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया मंत्रिपरिषद ने। राष्ट्रपति आपातकाल मंत्रिमंडल। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा अंतरिम अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया, यानी कि अंतिम अशांति शब्द को हटाकर क्या जोड़ दिया? तो अंतरिम अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा। 42वां पहले बाद में 44वां। द्वितीय राष्ट्रपति शासन राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि 356 क्या कहते हैं? 356 कहते हैं कि जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तथा राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, जिसे संसद दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत पास कर देती है, तो इसे 6 माह तक लग जाएगा। यानी कि संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो 356 लगता है। संवैधानिक तंत्र विफल होता है तब राज्यपाल संवैधानिक तंत्र विफल होता है तब राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति घोषणा करता है।
किसकी लिखित तो राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर घोषणा करता है, जिसे संसद दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के भीतर, यानी कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन यानी कि 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से पास कर देते हैं, तो इसे 6 माह तक लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने पर राज्य का वास्तविक प्रमुख राज्यपाल होगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने पर राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होगा, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने पर राज्य का वास्तविक तो प्रमुख राज्यपाल बन जाता है, और राज्यपाल